आप देख रहे हैं जी बिजनेस और खबर 40 साल लेकर मैं स्वाति रायना आपके साथ हूं। दिन भर की सारी खबरें फटाफट अंदाज में आपको दिखाएंगे। कारोबार जगत की खबरें, राजनीति, देश दुनिया की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट, दुनिया जहान की खबरें भी आपको दिखाएंगे। शुरुआत कर लेते हैं बिजनेस की बड़ी खबरों के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पर लोकसभा में जवाब दिया। इस दौरान महंगाई का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि तमाम दिक्कतों के बावजूद रिटेल महंगाई काबू में है। उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार में महंगाई दर डबल डिजिट में थी। वित्त मंत्री ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर मंजूर किए गए। उन्होंने कहा उनकी सरकार महंगाई पर काबू पाने में सफल रही है। मंत्री आवास योजना सर, 3 crores of houses have been sanctioned, of which more than 2 crore houses have already been completed in this country. And therefore, Amrit Kaal, it will be from now for all these people leading towards India at 100. रिजर्व बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने रेपो रेट 4% पर बरकरार रखा है, मतलब ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। वहीं रिवर्स रेपो रेट को भी बरकरार रखा गया है। रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7.8% है। मौजूदा वित्त वर्ष में महंगाई दर 5.3% रहने का अनुमान है, जबकि चौथी तिमाही में 4.5% रहने का अनुमान है। While ensuring that inflation remains within the target going forward. The marginal standing facility, that is MSF rate and bank rate, remain unchanged at 4.25%. The reverse repo rate also remains unchanged at 3.35%. आरबीआई ने एक बार फिर निवेशकों को प्राइवेट क्रिप्टो के जोखिमों को लेकर आगाह किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि प्राइवेट क्रिप्टो देश की इकोनॉमी और वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि जो निवेशक जोखिम उठाकर इन एसेट्स में पैसे निवेश कर रहे हैं, उन्हें इसके जोखिम को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो को लेकर आरबीआई का रुख बिल्कुल साफ है। शक्तिकांत दास ने कहा कि ऐसी संपत्तियों को समर्थन करने के लिए कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं होती है। जिन संपत्तियों के सपोर्ट में कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं होती, वो कभी भी भरभराकर गिर सकती हैं। जो इन्वेस्टर्स क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको ये माइंड में रखना चाहिए कि जो भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उनके खुद के रिस्क पे कर रहे हैं। दे आर इन्वेस्टिंग एट देयर ओन रिस्क। उनको ये भी माइंड में रखना चाहिए कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है, इसका कोई अंडरलाइंग नहीं है, नॉट इवन अ ट्यूलिप। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में आज लगातार तीसरे दिन बढ़त दिखी। आज सेंसेक्स 345 अंक ऊपर 58,900 पर खुला और इसने 59,060 का स्तर भी छुआ। इसी तरह निफ्टी भी 17,554 पर खुला और 17,639 का ऊपरी स्तर बनाया। आज के कारोबार में सभी सेक्टरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। आईटी, बैंक, पावर, मेटल इंडेक्स 1% की बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे। कारोबार के अंत में निफ्टी 142 अंकों की बढ़त के साथ 17,600 के पार बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 461 अंकों की बढ़त के साथ 58,926 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी के नेक्स्ट 50 मिड कैप, बैंकिंग और फाइनेंशियल बढ़त में रहे। निफ्टी के 50 शेयरों में से 40 बढ़त में थे और 10 गिरावट में बंद हुए। ओएनजीसी, टाटा स्टील, इन्फोसिस, एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी बैंक निफ्टी के टॉप गेनर रहे। वहीं मारुति सुजुकी, बीपीसीएल, श्री सीमेंट, आईओसी और अल्ट्राटेक सीमेंट टॉप लूजर में शामिल रहे। अडानी विल्मर का शेयर लिस्टिंग के बाद से लगातार अपर सर्किट में है। 3 दिनों में ये 72% बढ़कर 381 रुपए पर पहुंच चुका है। दिग्गज ऑटो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान शानदार नतीजे पेश किए हैं। इस दौरान कंपनी का स्टैंडअलोन मुनाफा 1,353 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने 980 करोड़ रुपए मुनाफे का अनुमान दिया था। इसी दौरान पिछले साल कंपनी का स्टैंडअलोन मुनाफा 531 करोड़ रुपए रहा था। तीसरी तिमाही में महिंद्रा एंड महिंद्रा की स्टैंडअलोन आय 14,056 करोड़ रुपए से बढ़कर 15,239 करोड़ रुपए रही। तीसरी तिमाही में कंपनी की मार्जिन 17% से घटकर 11.9% रही। क्वार्टर 3 में ट्रैक्टर मार्केट शेयर 1.4% बढ़ा है।
अक्टूबर दिसंबर तिमाही में हिंडाल्को के नतीजे अनुमान से खराब रहे हैं। इस दौरान कंपनी का कंसो मुनाफा 3,680 करोड़ रुपए रहा, जबकि जी बिजनेस का अनुमान 4,086 करोड़ रुपए के मुनाफे का था। इसी दौरान पिछले साल कंपनी का मुनाफा 1,877 करोड़ रुपए रहा। तीसरी तिमाही में कंपनी की कंसोलिडेटेड आय सालाना आधार पर 34,958 करोड़ रुपए से बढ़कर 50,270 करोड़ रुपए रही। इस दौरान कंपनी की एकमुश्त आय 240 करोड़ रुपए रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज के लिए सेबी से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अंतिम मंजूरी 2 से 3 महीने में मिल सकती है। इसके लिए बीएसई ने ही अर्जी दी थी। सूत्रों के मुताबिक अप्रैल मई तक गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज की मॉक ट्रेडिंग संभव होगी। सूत्रों का कहना है मौजूदा एक्सचेंज के ही एक अलग सेगमेंट के तौर पर यह काम होगा। बीएसई के गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज से सीडीएसएल को भी फायदा होगा। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट डीमैट करने का काम सीडीएसएल को मिलेगा। स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह और एयरलाइंस के पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन के बीच विवाद सुलझता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कलानिधि मारन से कहा है कि वो स्पाइसजेट के सेटलमेंट ऑफर पर विचार करें। स्पाइसजेट ने विवाद सुलझाने के लिए फाइनल सेटलमेंट के तौर पर 600 करोड़ रुपए कैश देने का ऑफर किया। स्पाइसजेट ने यह ऑफर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिया। अब इस मामले की सुनवाई 14 फरवरी को होगी। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को अदालत में पेश होने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी मौका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में खुद या वकील के जरिए 24 फरवरी को पेश होने का निर्देश दिया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर माल्या पेशी में नाकाम रहे तो हम इस मामले को तार्किक फैसले तक ले जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से बार-बार समन किए जाने के बावजूद विजय माल्या अब तक पेश नहीं हुए। इसके चलते कोर्ट ने उन्हें 2017 में अवमानना के मामले में भी दोषी ठहराया था। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हुई। पहले चरण में आज पश्चिमी यूपी की 58 सीटों के लिए मतदान खत्म हुआ। शाम 6 बजे तक यहां पर 58% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा मतदान कैराना में हुआ, यहां 65.3% वोटिंग हुई। सबसे कम वोटिंग साहिबाबाद में हुई, यहां महज 38% वोट ही पड़े। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 11 जिलों के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस चरण में 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। पहले चरण में 12 दिग्गजों की किस्मत इस चुनाव पर दांव में लगी है। चुनाव आयोग ने मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीखों में बदलाव कर दिया है। मणिपुर में पहले चरण का मतदान 27 फरवरी और दूसरे चरण का मतदान 3 मार्च को होना था, लेकिन अब जो नया फैसला आया है उसके मुताबिक पहले चरण की वोटिंग 28 फरवरी और दूसरे चरण की वोटिंग 5 मार्च को कराई जाएगी। आपको बता दें कि मणिपुर में कुल 60 सीटें हैं। पहले चरण में 38 सीटों पर मतदान होगा, बाकी 22 सीटों पर दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों में दंगे होते थे, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई प्रदेश दंगा मुक्त हो गया। उन्होंने लोगों से राज्य को दंगा मुक्त रखने वालों को वोट देने की अपील की। पीएम ने कहा राज्य के लिए बीजेपी बहुत जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार का ये इतिहास है कि वो जो संकल्प लेती है उसे पूरा करके दिखाती है। जो यूपी को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा उसको ही वोट देंगे। जो यूपी को दंगा मुक्त रखेगा उसे ही वोट देंगे। भाजपा सरकार का ये इतिहास है, ये परंपरा है। भाजपा सरकार जो संकल्प लेती है उसे पूरा करके दिखाती है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज उत्तर प्रदेश के रामपुर के बाजारों में पैदल घूमी। प्रियंका ने रामपुर में रोड शो में हिस्सा लिया। रोड शो के दौरान गाड़ी से उतरकर प्रियंका गांधी ने बाजार में दुकानदारों से बात की। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील करने के साथ ही उन्होंने पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल बातों को भी बताया। प्रियंका गांधी 12 बजे ईदगाह गेट पहुंची। यहां से नगरपालिका होते हुए हाथी खाने तक पैदल चलती रही। वो बीच बीच में दुकानदारों से मतदान की अपील भी करती रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज उत्तराखंड में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने
पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, राज्य के लोगों से 4 बड़े वादे भी किए। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की कोई मदद नहीं की और 3 काले कानून बना दिए। राहुल गांधी ने मोदी के संसद में दिए उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें पीएम ने कांग्रेस के कामों पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि कोरोना के समय में बीजेपी सरकार पूरी तरह फेल रही और लोगों को इधर उधर भटकना पड़ा। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी के अहंकार को देखकर उन्हें हंसी आती है। मुझे नरेंद्र मोदी से डर नहीं लगता, उल्टा मुझे हंसी आती है उनके अहंकार को देखकर, मुझे हंसी आती है। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए आज कांग्रेस ने 33 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने सूची में 6वें और 7वें चरण के उम्मीदवारों का ऐलान किया। सूची में पूर्वांचल के 9 जिलों की 29 सीटें शामिल हैं। इसमें जौनपुर की 8, वाराणसी की 6, भदोही और चंदौली के 3-3, आजमगढ़, मिर्जापुर, बलिया और गाजीपुर की 2-2 सीटें शामिल हैं। कांग्रेस की सूची में 15 महिलाओं को टिकट दिया गया है, जिसमें जौनपुर में सबसे ज्यादा 5 सीटें शामिल हैं। वाराणसी की 8 में से 4 सीटों पर महिला प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जल्द ही जेल से रिहाई होगी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी। आशीष मिश्रा पर लखीमपुर खीरी में पिछले साल 3 अक्टूबर को प्रदर्शनकारी किसानों को जीप से कुचलकर मारने का आरोप लगा है। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी जांच में पाया कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी। इसके बाद ही एसआईटी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। एसआईटी की ओर से कुल 16 लोगों को इस घटना का आरोपी बनाया गया है। पूर्व रेसलर खली ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी है। आज खली बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले खली ने बीजेपी का दामन थाम लिया और पीएम मोदी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि मोदी के रूप में देश को सही प्रधानमंत्री मिला है। खली का असली नाम दलीप सिंह राणा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ पैसे कमाने होते तो वो अमेरिका में ही रहते, लेकिन वो भारत आए क्योंकि उन्हें देश से प्यार है। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले में फैसला आने तक स्कूल कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि इस पर जल्द ही से फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन शांति बनाए रखना जरूरी है। कोर्ट इस मामले में सोमवार को अगली सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि वो देखेंगे कि हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है या नहीं। इसके बाद मीडिया को निर्देश दिए कि वो अदालत की मौखिक कार्रवाई की रिपोर्टिंग न करे, बल्कि फाइनल ऑर्डर आने तक इंतजार करें। कर्नाटक हिजाब विवाद आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कांग्रेस नेता वकील कपिल सिब्बल ने केस को कर्नाटक हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करते हुए 9 जजों की संवैधानिक बेंच से सुनवाई कराने की मांग की। याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में फैसला आने दें, इसके बाद मामले को देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए कोई निश्चित तारीख भी देने से फिलहाल इंकार कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कपिल सिब्बल की मांग को खारिज कर दिया है। रुकते हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। खबर 40 का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। खबर 40 में आप देखते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। कोरोना मामलों में सुधार को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने अब जोखिम वाले देश की श्रेणी खत्म कर दी है। इसके अलावा 7 दिन के अनिवार्य होम क्वारंटीन से भी छूट दे दी गई है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब यात्रियों को 14 दिनों तक खुद अपने हेल्थ की मॉनिटरिंग करनी होगी। अगर खुद की निगरानी में यात्रियों को कोरोना के संकेत मिलते हैं तो वो तुरंत आइसोलेट हो जाएंगे। साथ ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र की रिपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस 14 फरवरी से प्रभावी होगी। देश में कोरोना के नए मामलों में तेजी से कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 66,000 नए मामले सामने आए हैं। फिलहाल देश के सिर्फ 4 राज्य केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में 50,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। देश में 61% सक्रिय मामले अभी इन्हीं 4 राज्यों से आ रहे हैं। कोरोना के पॉजिटिविटी रेट में भी बड़े पैमाने पर गिरावट आई है। 24 जनवरी को देश में 20% का एवरेज पॉजिटिविटी रेट था, जो अब घटकर सिर्फ 4.44% रह गया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने पलटवार किया है। योगी ने कहा था कि अगर इस बार यूपी में बीजेपी सत्ता में नहीं आई तो राज्य को कश्मीर, बंगाल और केरल बनने में देर नहीं लगेगी। उनके इस बयान को लेकर केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कहा है कि अगर यूपी केरल जैसा हो जाता तो वो देश की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा वाला राज्य बन जाता। चीन में मेडिकल की पढ़ाई को लेकर एनएमसी यानी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा है कि चीन में मेडिकल की ऑनलाइन पढ़ाई मान्य नहीं होगी। एनएमसी के मुताबिक चीन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हजारों छात्र भारत में फंसे रह गए। इसके पीछे चीन के यात्रा प्रतिबंध जिम्मेदार थे, लेकिन अब चीन बाकी देशों के लिए यात्रा प्रतिबंधों को आसान करने की सोच रहा है, लेकिन भारत के बारे में कोई चर्चा अभी तक नहीं हुई है। ऐसे में कई बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन एनएमसी ने यह साफ कर दिया है कि भारत में ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाए गए मेडिकल कोर्स को मान्यता नहीं है। केंद्र सरकार ने आज संसद में बताया कि 2021 में 127 बाघों की मृत्यु हुई है। उसके पिछले साल ये संख्या थी 106। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाघों की मौत के कई कारण हैं, जिनमें बुढ़ापा, बाघों के बीच आपस में लड़ाई, बिजली का करंट लगना, बीमारी और शिकार शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पिछले साल मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 42 बाघों की मौत हुई थी, जबकि महाराष्ट्र में 27, कर्नाटक में 15, उत्तर प्रदेश में 9 बाघों की मौत हुई। 90 के दशक के पॉपुलर टीवी सीरियल शक्तिमान अब बड़े पर्दे पर उतरने वाले हैं। सोनी पिक्चर्स ने इस पर फिल्म बनाने का ऐलान किया है। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक शानदार वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें शक्तिमान की झलक देखने को मिल रही है। सोनी टीवी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस फिल्म से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो में शक्तिमान का चेहरा तो नहीं दिख रहा, लेकिन गंगाधर का गोल चश्मा जरूर नजर आ रहा है, जो सीरियल के दिनों में काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुआ था। फिलहाल ये पता नहीं है कि इस फिल्म में शक्तिमान के किरदार में कौन है। सुपरहिट फिल्म पुष्पा द राइज के गाने श्रीवल्ली पर बचपन का प्यार फेम सहदेव थिरकते हुए नजर आए। सहदेव एक वीडियो में अल्लू अर्जुन के डांस स्टेप्स कॉपी करते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लू अर्जुन के हुक स्टेप को कॉपी करते हुए सहदेव बिल्कुल उनके जैसे नजर आ रहे हैं। फैंस को उनका ये अंदाज काफी पसंद आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही बचपन का प्यार गाने वाले सहदेव का एक्सीडेंट भी हुआ था। हालांकि सहदेव अब पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। माधुरी दीक्षित की सीरीज द फेम गेम का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस बात की जानकारी माधुरी ने खुद सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने इस सीरीज का ट्रेलर फैंस के लिए शेयर किया है। आपको बताएं कि विजय नाम्बियार और करिश्मा कोहली के निर्देशन में बनी ये सीरीज 25 फरवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स में रिलीज होगी। माधुरी ने सीरीज का ट्रेलर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है कि वो अपनी परफेक्ट लाइफ की कहानी बताने जा रही हैं। सीरीज में माधुरी का नाम अनामिका आनंद है। एक्ट्रेस कंगना रनौत जल्द ही एकता कपूर के अपकमिंग रियलिटी शो लॉकअप को होस्ट करती नजर आएंगी। ये कंगना का डिजिटल डेब्यू भी होगा। आपको बताएं, इस शो में एक्ट्रेस का रोल कुछ वैसा ही होगा जैसा सलमान खान बिग बॉस में करते हुए नजर आते हैं। कंगना भी केवल वीकेंड में ही नजर आएंगी। एकता कपूर ने कंगना को इस शो से जुड़ने के लिए मोटी खासी फीस भी दी है। खबरों के मुताबिक पहले सीजन के लिए कंगना तकरीबन 1 करोड़ रुपए प्रति एपिसोड ले रही हैं। सूत्रों के मुताबिक शो का कॉन्सेप्ट काफी कंट्रोवर्शियल है और मेकर्स को पूरी उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट ऑडियंस के बीच काफी हलचल मचाएगा। कर्नाटक में चल रहे हिजाब मामले में बॉलीवुड से जुड़े नामचीन हस्तियों के बयान सामने आने लगे हैं। इस बीच गीतकार जावेद अख्तर, बीजेपी नेता और एक्ट्रेस हेमा मालिनी, ऋचा चड्ढा, स्वरा भास्कर, किम शर्मा, कमल हासन, नीरज घायवान समेत कई बॉलीवुड सेलेब्स ने इस मामले में अपने रिएक्शन दिए हैं। जावेद अख्तर ने कहा है कि वो कभी भी हिजाब या फिर बुर्का के सपोर्ट में नहीं है, लेकिन वो लड़कियों को डराने धमकाने की निंदा भी करते हैं। वहीं स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म को लेकर मचे इस बवाल पर हेमा मालिनी ने स्कूल में यूनिफॉर्म को सम्मान देने की बात कही है। बीसीसीआई ने मेगा आईपीएल ऑक्शन की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब सभी क्रिकेट फैंस को खिलाड़ियों की नीलामी का इंतजार है। इस बार बीसीसीआई ने नीलामी में कई बदलाव भी किए हैं। आईपीएल के ऑक्शन कमेटी ने कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए सभी फ्रेंचाइजीज और उनके सदस्यों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जमा करने को कहा है। 12 और 13 फरवरी को नीलामी में भाग लेने के लिए हर टीम के अधिकारी का कोरोना टेस्ट होगा। कोरोना से संक्रमित पाए जाने वाले सदस्यों को बाकी मेंबर से अलग कर दिया जाएगा। इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की सीरीज का दूसरा वनडे खेला गया। इस मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 44 रनों से हरा दिया।
इस मैच के दौरान विराट कोहली का दिलचस्प अंदाज देखने को मिला। विराट कोहली कैच लेने के बाद स्टाइलिश तरीके से डांस करते हुए नजर आए। कोहली के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है। आपको बताएं, इस मैच में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 237 रन बनाए, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 193 रन पर ही सिमट गई। आईपीएल नीलामी से ठीक पहले पंजाब किंग्स के हेड कोच अनिल कुंबले ने बड़ा खुलासा किया है। अब तक कोलकाता, आरसीबी और पंजाब ही ऐसी टीमें हैं जिनके पास कोई कप्तान नहीं है। अब अनिल कुंबले ने टीम के नए कप्तान के बारे में बड़ी हिंट दी है। अनिल कुंबले ने मेगा ऑक्शन से पहले कहा कि हम नीलामी में मयंक अग्रवाल के आसपास ही टीम का सिलेक्शन करेंगे। पंजाब किंग्स उन्हें भविष्य के कप्तान के रूप में भी देख रही है। इससे पहले भी मयंक पंजाब की कप्तानी कर चुके हैं। जब केएल राहुल टीम की अगुवाई करते थे तब मयंक ही उप कप्तान थे। टीम इंडिया में आंतरिक गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। विराट कोहली ने पहले कप्तानी से इस्तीफा दिया और बीसीसीआई पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन अब इस विवाद को नया रूप पूर्व उप कप्तान अजिंक्य रहाणे ने दिया है। भारतीय टीम ने 2020-2021 ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एडिलेड टेस्ट में शर्मनाक हार का सामना किया था। इसके बाद श्रृंखला में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने में कार्यवाहक कप्तान अजिंक्य रहाणे की बड़ी भूमिका रही, लेकिन उनके लिए गए फैसलों का श्रेय किसी और ने ले लिया, ऐसा कहा गया। इंडियन प्रीमियर लीग के मेगा ऑक्शन से पहले महेंद्र सिंह धोनी शूटिंग करते हुए नजर आए। शूटिंग रेंज का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है, जिसे खूब पसंद भी किया जा रहा है। इस वीडियो में धोनी बड़ी तल्लीनता के साथ टारगेट पर निशाना साध रहे हैं और जब वो शॉट लगाते हैं तब भी उनके हाथों में जरा भी हरकत नहीं होती। वो पूरे स्थिर होकर एक के बाद एक शॉट लगाते जाते हैं। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है, जिसके चलते ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर पड़ रहा है। कोरोना कमजोर पड़ने के बाद भी शहरों का लॉकडाउन जारी है। इस वजह से बड़ी संख्या में कंपनियां बंद हो गई हैं और उनके विदेशी ऑर्डर रद्द हो रहे हैं। ऐसे में विदेशों में निर्यात होने वाले सामान की डिलीवरी पर असर भी पड़ा है। डिमांड और सप्लाई के बीच बढ़ती खाई के बीच उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। चीन के कोरोना के खिलाफ उठाए जा रहे कदम की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। यूक्रेन संकट पर अमेरिका और यूरोपीय देशों की धमकी को रूस ने आड़े हाथों लिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ किया कि अमेरिकी और यूरोपीय धमकियों से यूक्रेन का तनाव कम होने वाला नहीं है। रूसी विदेश मंत्री का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रूस मॉस्को में है। लावरोव ने कहा कि रूस के खिलाफ अल्टीमेटम और धमकियां गैर राजनयिक हैं। वहीं ब्रिटेन की विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन की संप्रभुता को कमजोर करने के प्रयासों की अनदेखी नहीं की जा सकती। ब्रिटेन में यहूदी विरोधी घटनाओं में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। ब्रिटेन की संस्था कम्युनिटी सिक्योरिटी ट्रस्ट यानी CST की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। ये ट्रस्ट ब्रिटेन में यहूदियों की सुरक्षा को लेकर काम करता है और यहूदी विरोधी गतिविधियों पर नजर भी रखता है। CST ने कहा कि यहूदियों के खिलाफ अपराध के बढ़ते मामले पुलिस के पास दर्ज है। आंकड़ों के मुताबिक यहूदियों के खिलाफ 2021 में 2255 घटनाएं हुई। इनमें से 173 मामले हिंसक मामलों से जुड़े हुए हैं। ईरान ने लंबी दूरी तक मार करने वाली नई मिसाइल का खुलासा किया है। दावा यह है कि यह मिसाइल इजरायल और अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाने में सक्षम है। ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि इस मिसाइल का नाम खैबर बस्टर है। इस मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल काफी सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। ईरान का दावा है कि किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। इस मिसाइल के सामने आने के बाद ईरान ने इजरायल और अमेरिका को अपनी हद में रहने की सलाह दी है। ऑस्ट्रेलिया चौथे क्वाड की बैठक की मेजबानी करने वाला है। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मॉरिस पाई ने मेलबर्न में चौथे क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए भारत, जापान और अमेरिका के अपने समकक्षों की मेजबानी करेंगी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 11 फरवरी को मेलबर्न में चौथी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। ये विदेश मंत्री के तौर पर उनका पहला ऑस्ट्रेलियाई दौरा होगा। आपको बताएं, क्वाड ऑस्ट्रेलिया के 3 सबसे करीबी भागीदारों का एक अहम ग्रुप है। खबर 40 में बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए सी बिजनेस।